हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग आनंद राठी वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी जो है इसके कॉन कॉल के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो मैंने ऑलरेडी जब इसका रिजल्ट आया था तो एक मैंने अपडेट वीडियो बना दिया था। तो इस वीडियो में मैं ज़्यादा नंबर्स वगैरह के बारे में बात नहीं करूँगा। इस वीडियो में मेरा जो एम है इस वीडियो से मैं आपको इसके जो बिजनेस है उसको समझाना चाहता हूँ। कैसे नंबर्स आए थे, कैसा रिपोर्ट किया था, कितने अपने गाइडेंस का कितना इन्होंने अचीव कर लिया है, कितने आरएम्स का एट्रिशन था, वो सारी चीजें अगर आपको देखनी है तो वो मेरा बिजनेस अपडेट वाला वीडियो देख लीजिए। अब इस वीडियो से हम लोग 7 या 8 सेगमेंट में डिवाइड करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ पूरा जो मार्केट के बारे में आनंद राठी एज अ कंपनी क्या बताता है। तो जब आप इस तरह की कंपनीज को देखते हो ना, वेल्थ मैनेजमेंट वाली कंपनीज को, तो इस कंपनी को जब हम पढ़ेंगे ना तो हमें एक तरह से रफ अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगा कि ओवरऑल माइक्रो पर्सपेक्टिव पे ऑफ द होल कंट्री या फिर मार्केट का बिहेवियर किस तरह का है। इसी की अगर मैं बात करूंगा तो सिंस बड़ी कंपनी है, इतने लोगों का पैसा मैनेज करते हैं, इतने मतलब 90,000 प्लस इनका एयूएम हो गया है अभी। तो बड़े बड़े एचएनआईज का पैसा मैनेज करते हैं। सो दे हैव अ सोफिस्टिकेटेड टीम्स पूरे मार्केट की प्रेडिक्शन करने के लिए, मतलब किस तरह का रिटर्न्स दे सकता है निफ्टी, उस तरह की चीजें। तो इन्होंने जो भी इनके मेथोडोलॉजी होंगी उसके अकॉर्डिंग इन्होंने एस्टिमेट किया है कि देर इज 90% चांस कि आने वाले 1 साल में, या फिर अगर आप 1 से 3 साल का होराइजन लेंगे, तो निफ्टी का जो मीडियन रिटर्न है, जैसे हम लोग बचपन में पढ़ते हैं मीन मीडियन मोड, तो उसमें मीडियन रिटर्न्स की जो लोग बात करते हैं वो अराउंड आपका 11 से 12% के आसपास बात करते हैं। ठीक है। दूसरा, अभी जैसे आप देख रहे हैं ना, लास्ट अगर हम सितंबर अक्टूबर के बाद से जो हमने टाइम देखा है, मार्केट में एक सस्टेनेबल करेक्शन रहा था मार्च अप्रैल के आसपास। उसके कारण सभी जितने भी हमारे ब्रोकिंग कंपनीज है, उसमें जितने भी ये जो मार्जिन कॉल वगैरह जो लोग लेते हैं, जो एफएनओस वगैरह में काफी एक्टिव होते हैं क्लाइंट्स, तो वो जो मार्जिन वगैरह लेते थे, जब इस तरह की सिनेरियो आते हैं, मार्केट बहुत चौपी हो जाती है, तो वहां पे आप उस चीज को नहीं लेते हो, है ना। तो उसके कारण भी आप देख रहे हैं जो पूरा मार्जिन वाला सिनेरियो है वो मार्केट में कम है ना। तो जब वो कम होता है तो बेसिकली व्हाट दे आर ट्राइंग टू सी कि जो लेवरेज पोजीशन है पूरे मार्केट में वो कम है। अगर मान लीजिए कोई ड्रॉडाउन आता है, मतलब कोई फॉल आता है मार्केट में, तो उतना पैनिक नहीं होगा, है ना, बिकॉज लोगों के जो वो स्टॉप लॉसेस वगैरह होते हैं वो हिट नहीं होंगे। तो दैट इज द सेकंड थिंग दे आर ट्राइंग टू से। और इसके अलावा जो एक अपने पिछले 4 या 5 सालों में एक फिनोमेना दिखा है पोस्ट कोविड के बाद से, तो जो ये डी ग्लोबलाइजेशन वगैरह की चीजें हुई हैं, मतलब जो इन्वेस्टर्स वगैरह है कई सारे अपने कंट्रीज में वापस चले गए हैं। बहुत सारे कारण हैं उसके। और आप दूसरा अगर आप देखेंगे ना, तो इंडिया में जो एफडीआई के फ्लोस थे उसमें भी कमी आई है। तो बेसिकली कंपनी भी यही कहता है कि जो एफ आई आई है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स वगैरह जो है, वो इंडिया से पैसा बाहर किए हैं, और ये हमें डेटा पिछले काफी महीनों को जो हमने ट्रैक किया है उसमें भी हमें दिखता है। तो दैट इज द थर्ड पॉइंट। तो बेसिकली क्या होता है कि एज अ कंट्री एफ आई आई का फायदा भी होता है, सिंस वो इन्वेस्टमेंट लेके आते हैं आपकी कंट्री में, और उसका नुकसान भी है क्योंकि जब वो जाएंगे तो वो पैसे लेके जाएंगे, है ना, वो एफडीआई तो है नहीं आपका। दैट इज एफ आई आई। they have come here only for earning their returns, not for investing in India. So that is the third thing. अब जब वो इंडिया से बाहर चले गए हैं तो बेसिकली उनका पैसा यहाँ पे नहीं है, तो अगेन द सेलिंग प्रेशर बाय द एफआईआई वो भी कम हो जाता है। दैट इज थर्ड थिंग। मतलब मार्केट को बेसिकली मैं पॉइंट आपको बता रहा हूँ कि मार्केट में किस तरह की स्ट्रेंथ अभी आ रही है। तो बेसिकली जो आनंद राठी कह रहा है उसी चीजों को मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके अलावा जो एक और फेनोमेना हुआ है, जैसे हमने देखा अभी जो पूरा डिजिटल ब्रोकरेज वाले जो अपने हमारे कंट्री में थीम स्टार्ट हुआ है, तो जैसे जीरोधा हो गया, या फिर जो आपकी ये एंजल वन या फिर ग्रो एप्स वगैरह है, तो इससे आपके टीयर 2 टीयर 3 टीयर 4 सिटीज में ग्रोथ काफी अच्छा आ रहा है ना। हर जगह से लोग एस आई पी का फ्लो एस आई पी करते हैं। तो बेसिकली उससे क्या है, जो डी आई आई है हमारे कंट्री में, तो उनके पास बहुत सारा एस आई पी का फ्लो आता है। इसके लिए एक काफी इंटरेस्टिंग डेटा मैं आपको बताता हूँ। सिंस कंपनी भी कहती है कि अप्रोक्सीमेटली सितंबर 2025 में अराउंड 30,000 करोड़ ऑफ एसआईपी का नेट इनफ्लो आया है। इसमें इंटरेस्टिंग चीज क्या होता है ना, कि अराउंड इसमें से सिर्फ 500 करोड़ ही एचएनआईज वगैरह के पास से आया है। और जो एक लार्ज चंक, मतलब 80-90% जो पैसा है वो एसआईपी का फ्लो है। व्हाट यू आर सीइंग हियर कि जो स्टिकी मनी है वो ज्यादा आ रहा है। और इवन दो एचएनआईज वगैरह है, उनके भी दिमाग में ये वाला इशू रहता है कि जब वो मार्केट गिरती है, इवन दे आर फेसिंग दैट बायस कि जब मार्केट गिरा है तो हम हमें पैसा नहीं लगाएंगे, है ना। तो ये बेसिकली ये सारी चीजें हमको बता दी है कि जो ओवरऑल मार्केट में जो है ना, मतलब देर इज नॉट अ बिग ड्रॉ डाउन। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये दिस इज व्हाट द कंपनी इज सेइंग, एंड हमें भी वैसा दिखता है। दिस वाज द फर्स्ट सेगमेंट अबाउट कि मार्केट का आउटलुक क्या है। अब हम लोग धीरे धीरे इनके बाकी सेगमेंट में चलते हैं। तो नेक्स्ट में मैं क्या करता हूँ ना,
इनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं बेसिकली ये लोग करता क्या है, मान लीजिए इतने सारे एचएनआई अल्ट्रा एचएनआई के पैसे आए, उसको मैनेज करना है ना। तो आप ये सोचिए कि जो आपको ऐसा 50 करोड़ 70 80 100 करोड़ के रुपए का जो एसेट्स मैनेज कराएगा, तो उसका एम क्या होता है? जो एक रिटेल इन्वेस्टर होता है उसका एम अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करना होता है, बट उससे ज्यादा एम उसका ये होता है कि वो अपने पैसे को कितना ग्रो कर पाए, है ना। दैट इज द फर्स्ट थिंग। अब जब आप इसको कंपेयर करोगे एच के वगैरह से, तो उनका एम क्या होगा? दे विल वांट रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स, मतलब उनको रिटर्न्स तो चाहिए बट दे डोंट फील कि हम उतना ज्यादा रिस्क ले सके, बिकॉज उनका एक तो बहुत बड़ा एम हो जाएगा ना कि मैं अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट कर सकूं। तो इसी थीम से आप आनंद राठी को देखते हो ना, ये कंपनी बाकी जितनी भी कंपनियां हैं हमारे यहाँ पे वेल्थ मैनेजमेंट की, जैसे आपकी ये 361 हो गई या फिर जो आपकी नुआमा है, इनसे ये आनंद राठी थोड़ा अलग कंपनी है। इसके जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना ये काफी वैसे हैं, मतलब दे डोंट ट्राई टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। मतलब इनका सिंपल सा है, स्ट्रक्चर प्रोडक्ट्स होता है और एक म्यूचुअल फंड होता है। अब स्ट्रक्चर प्रोडक्ट्स, पहले मैं म्यूचुअल फंड की बात कर लेता हूँ। तो म्यूचुअल फंड क्या होता है? जो जैसा आपका म्यूचुअल फंड वगैरह में पैसे लगाते हैं और उससे आपको इनको कमीशन मिलता है ना। तो बेसिकली ट्रेल रेवेन्यू टाइप का मिलता है। तो सिंस म्यूचुअल फंड ऑफ कोर्स ये लोग एक्टिवली मैनेज करते हैं। अब यहाँ पे आप सिंस देख रहे हैं ना, स्ट्रक्चर प्रोडक्ट्स जो होता है, मैं बताता हूँ उसके बारे में। वो दैट इज मोर सोफिस्टिकेटेड। तो वहाँ पे जो एल्ड्स मिलती है या फिर जो इनको पैसे मिलते हैं वहाँ पे ज्यादा मिलते हैं, और जो इनका म्यूचुअल फंड वाला सेगमेंट है वहाँ पे इनको कम मिलता है। सो ये था। अब यहीं पे मैं आपको एक म्यूचुअल फंड, मैंने जो प्रीवियस अपडेट वीडियो बनाई थी उसमें भी मैंने डिस्कस किया था कि आप देखेंगे ना, सिंस आनंद राठी से ऐसा देखा गया था, मार्केट वाज स्पेकुलेटिंग कि इंडिया में इतना कंपटीशन है म्यूचुअल फंड सेगमेंट में। जैसे कि आपके बहुत सारे ये इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर्स होते हैं जो सेबी रजिस्टर्स लोग होते हैं। फिर इसके अलावा जो इतने सारे बैंक्स हैं आपके, सबके तो म्यूचुअल फंड होते ही है ना आपके। आपकी कोटक महिंद्रा बैंक ले लीजिए, आपकी एसबीआई ले लीजिए, जितनी भी बैंक है सबका ये होता है। और इसके अलावा बहुत सारे पीएमएस वगैरह ये मैनेज करते हैं। तो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि इतनी कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री में इन ये आनंद राठी आया था। और जब कोविड के बाद से इनका जो मार्केट शेयर था ना म्यूचुअल फंड सेगमेंट में, तो इन्होंने, मैं आपको एग्जैक्ट नंबर बताता हूँ, अराउंड 2.3% कर लिया है। सो व्हाट दे आर सेइंग कि हमने इस इंडस्ट्री में जहाँ पे इतने थाउजेंड्स ऑफ इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर्स हो गए, बैंक्स वगैरह हैं, तो वहाँ पे हमने मार्केट शेयर गेन किया है। एंड व्हाट इज मोर इंटरेस्टिंग पॉइंट कि ये लोग मार्केट शेयर गेन कैसे करते हैं? इनका तो ऐसा नहीं है ना कि पूरा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बैठा हुआ है पूरे इंडिया में। अगर आप इस कंपनी को देखोगे तो इनके पास क्या है? व्हाट इज देयर द होल टीम इज ऑफ देयर रिलेशनशिप मैनेजर्स। तो आज के डेट में अगर आप देखेंगे आनंद राठी का, तो पूरा रिलेशनशिप मैनेजर्स कितने हैं? आपके अराउंड 386 रिलेशनशिप मैनेजर्स हैं। सो ऑफकोर्स ये एक तरह से बता रहा है कि कंपनी कितनी स्ट्रांग है और इनके जो रिलेशनशिप मैनेजर्स हैं। बट अगेन यहाँ पे वो वाली चीज भी होती है, सिंस वो एच एन आई क्लाइंट्स का आता है, तो वहाँ पे जो एक बल्क में मनी आती है ना, तो उससे भी आप मार्केट शेयर कैप्चर कर सकते हो। सो दैट इज द थिंग। अब मैं आता हूँ इनके स्ट्रक्चर प्रोडक्ट्स के बारे में, है ना। स्ट्रक्चर प्रोडक्ट्स होता क्या है? ये बेसिकली एक तरह का है ना, आपका बॉन्ड्स हो गया जो फिक्स्ड डेरिवेटिव, मतलब फिक्स्ड इनकम वाली चीजें हो जाती हैं। और साथ ही में ये लोग क्या करते हैं, इसमें एम ये रहता है कि जो निफ्टी है उसको मिमिक मिमिक करता है ना। तो यहाँ पे ये एक वर्ड यूज करते हैं, मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन। अब ये मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन क्या होता है? ये बेसिकली जस्ट एक आपकी जो हम लोग जो कंप्यूटर साइंस के बच्चे होंगे उनको और अच्छे से पता होगा कि बेसिकली ये एक तरह से आपकी मॉडलिंग टेक्निक है। इसमें बहुत सारे आपके परमुटेशन कॉम्बिनेशन से सिमुलेशन रन करते हैं, और उसके अकॉर्डिंग बेसिकली ये देखना चाह रहे हैं कि कितना हमारे बेस्ट सिनेरियोज कैसे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग लोग पैसा मैनेज करते हैं अपने बड़े बड़े क्लाइंट्स का। सो ये होता है। और दूसरा स्ट्रक्चर प्रोडक्ट्स क्या होते हैं ना आपके, एज पर द क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट होती है, मतलब कोई एच है वो बोलेगा कि भाई मुझे इस तरह के प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना है, या फिर मैं ये नहीं चाहता हूँ कि इतना ज़्यादा इसमें रहे, मैं चाहता हूँ कि इक्विटी सेगमेंट में मेरा ज़्यादा रहे। तो बेसिकली एज पर द नीड ऑफ क्लाइंट वो ये लोग करते हैं। अब स्ट्रक्चर प्रोडक्ट्स जो होते हैं ना, इसको आप थोड़ा थोड़ा बॉन्ड से कंपेयर कर सकते हो, बट एक्जैक्टली बॉन्ड नहीं है, बॉन्ड्स नहीं है। तो बॉन्ड्स जो होते हैं वो उसमें आपका एक तरह से फिक्स रिटर्न आपको मिलता है ना। तो यहाँ पे आपको फिक्स्ड रिटर्न्स तो नहीं मिल रहा है। ऑफ कोर्स यहाँ जो आपका रिटर्न्स है वो आपका मोरलेस निफ्टी से उसको बीट करने का टारगेट रखते हैं ये लोग, है ना। सो यू आर गेटिंग अ निफ्टी रिलेटेड रिटर्न्स विद द प्रोस्पेक्ट ऑफ प्रोटेक्टिंग द डाउन साइड, है ना। तो जैसे आप ये लोग देखेंगे ना, आपको एग्जाम्पल देता हूँ मैं। जब आप इनके हिस्ट्री में जाओगे, तो ये जो कोविड का पीरियड आया था ना, तो वहां पे इन लोगों का जो बेसिकली जो भी एसेट्स मैनेज कर रहे होंगे, तो यहाँ पे अपने क्लाइंट्स के पैसे को प्रोटेक्ट किया था बेसिकली। सो अगेन सो करता है कि कितना स्ट्रेंथ है इस कंपनी में। तो ये चीज है। अब ये सारी चीज मैंने आपको बता दी। अब इन्होंने जो अपना मॉडल है ना, ये जो आपका स्ट्रक्चर प्रोडक्ट्स का है, आफ्टर कोविड इन्होंने क्या किया था, तो कई सारे जो इनके मतलब फैमिलीज वगैरह होंगे, क्लाइंट्स होंगे, तो उनका ये कंसर्न था कि भाई आपने तो मेरे पैसे पे हमें कुछ रिटर्न्स दिया नहीं। तो पहले क्या था, इनका जो प्रोडक्ट था वो
उनका जो मैच्योरिटी होती थी वो 3 साल के पीरियड पे होती थी। तो जब आप 3 साल के पीरियड पे मैच्योरिटी रखते हो ना, तो जब ऐसे इवेंट्स आते हैं तो जो क्लाइंट होता है उसको एक लॉन्ग टर्म होराइजन नहीं देख पाते हैं ये लोग। तो इन्होंने क्या किया कि वहां से हटा के इसको 5 साल के लिए बना दिया। तो वो एक चेंज किया इन्होंने, है ना, ताकि ये जैसे कुछ इवेंट्स वगैरह आएंगे तो उसके कारण ओवरऑल जो इनके रिटर्न्स वगैरह है उस पर कोई दिक्कत नहीं आए। और अगर आप देखेंगे ना स्ट्रक्चर प्रोडक्ट्स पे ये लोग क्या चाहते हैं, जनरली इनका टारगेट होता है कि 5 साल में उसको डबल करने का टारगेट होता है। मतलब आप मान लीजिए कोविड के टाइम पे इनके प्रोडक्ट में कोई लगाया होगा, मान लीजिए कुछ एक्स अमाउंट ऑफ रुपीज, तो आफ्टर 5 years दैट कुड बी अराउंड 2x। तो दैट इज व्हाट दे आर सेइंग। और हाँ, वन मोर इंटरेस्टिंग चीज की जो है ना, ये जो स्ट्रक्चर प्रोडक्ट्स हैं ये डायरेक्टली आपकी इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, ये आपके जो फिक्स्ड एसेट्स हो गए, बॉन्ड्स और बाकी जो इनका डेरिवेटिव सेगमेंट्स होता है ना, तो बेसिकली मान लीजिए आपके 60% के ऊपर आपका अराउंड बेसिकली फिक्स्ड बॉन्ड्स वगैरह में इन्वेस्ट हो जाएगा एक तरह से, है ना। जो बचा हुआ आपका 25 से 30% रुपीज है इनका स्ट्रक्चर प्रोडक्ट्स के अंदर वाला, वो उसको आप यूज करोगे कहाँ पे, उसको निफ्टी में जैसी अपसाइड डाउनसाइड होगी उसके अकॉर्डिंग ये लोग कॉल या पुट पोजीशन लेके उसके अकॉर्डिंग डील करते हैं। सो दिस वाज अबाउट देयर स्ट्रक्चर प्रोडक्ट्स, है ना। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं सेगमेंट पे। अब इसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ, जस्ट अ सेकंड, किस चीज के बारे में बात करूँ, लेट मी सी। ओके, ये मैंने बता दिया आपको। अब मैं फोर्थ सेगमेंट में चलता हूँ। सो अब मैं बात कर लेता हूँ इनके आरएम एट्रिशन के बारे में। सो आरएम्स, रिलेशनशिप मैनेजर जो होते हैं इस कंपनी के लिए, दैट इज द बिगेस्ट एसेट। अब सबसे पहले पिछले 1 या 2 क्वार्टर में इनके कुछ एट्रिशन हुआ था। तो एट्रिशन क्यों करेगा कोई, है ना, कोई आरएम, जनरली उसको कुछ बाहर से मान लीजिए कोई और दूसरी कंपनी है उससे इसको कुछ अच्छा ऑफर आया होगा तब करते हैं। तो जब रिलेशनशिप एट्रिशन होता है तो इस तरह की जो कंपनी है ना, यहाँ पे जो रिलेशनशिप होता है आपका, आप ये सोचिए कि एक एचएनआई कस्टमर है, उसके पास 100 करोड़ रुपीज उसको मैनेज कराने हैं। तो वो तो ऐसे ही, वो तो कोई बेवकूफ इंसान नहीं है ना, तो वो तो ऐसे ही जाके तो पूरा पैसा किसी कंपनी को देगा नहीं। सो क्या होता है, जब एक आरएम जाता है उनके पास तो ये ग्रेजुअल प्रोसेस होता है ना। मतलब जाएगा, पहले वो स्टार्ट करते हैं कुछ मान लीजिए 1 या 2 करोड़ से स्टार्ट करेंगे, फिर वो उसको बढ़ा के 5 करोड़ करता है, फिर 10 करोड़ करता है। सो बेसिकली आरएम के साथ उस क्लाइंट का एक रिलेशनशिप डेवलप होता है ना। एंड ग्रेजुअली उनके जो वॉलेट शेयर होते हैं उसको और अच्छे से कमांड करना स्टार्ट कर देते हैं लोग, है ना। सो दिस इज व्हाट दिस हैपेंस विद द आरएम्स। और ये कंपनी क्या करता है, हाँ, अब जैसे ये कंपनी देखेंगे ना, हिस्टोरिकली इस कंपनी का रिलेटिवली जो आरएम एट्रिशन होता है वो कम होता है। ऐसा कम क्यों होता है, देर आर सो मेनी रीजंस, काफी अच्छे अच्छे रीजंस है। तो ये जो कंपनी जो क्या करता है ना, दे डोंट फोकस ऑन हायरिंग अ लॉट ऑफ कैंडिडेट्स फ्रॉम आउटसाइड, रादर जो इनका एक ऑर्गेनिक वे होता है, जो बाहर से हायर करते हैं वो अराउंड 8 से 10% होता है, उसके वो लोग लैटरल हायरिंग कहते हैं, है ना। और जो खुद कंपनी खुद हायर करता है, मतलब खुद जो ऑर्गेनिक वे में चलाता है, मतलब पहले मान लीजिए किसी आरएम को उन्होंने रिक्रूट किया, उसको लोअर लेवल मतलब छोटे एसेट्स वगैरह मैनेज करने देंगे, फिर ग्रेजुअली उसके एक तो मान लीजिए उसका जो एसेट्स होगा वो भी बढ़ेगा, है ना, टाइम के साथ जो रिटर्न्स आएंगे उससे भी एसेट बढ़ जाएगा। फिर मान लीजिए किसी क्लाइंट्स के साथ उसको नया नया उसने क्लाइंट को ऑनबोर्ड किया, मे बी इवन इन इंडिया, या फिर किसी एनआरआई क्लाइंट को ऑनबोर्ड किया, फिर जो मिडिल ईस्ट से हैं वहां से किसी क्लाइंट को ऑनबोर्ड किया, है ना। तो देर आर मेनी सेगमेंट जहाँ से वो क्लाइंट्स ऑनबोर्ड करेगा। तो एक तो वो चीज है। अब जो क्लाइंट के पास जो इंसेंटिव होता है ना कि इस कंपनी के साथ क्यों रहे, आप एक क्लाइंट, मतलब एक आरएम है आप इनका, तो जब वो रहेगा तो आप ये सोचिए कि एक क्लाइंट ने कुछ मान लीजिए 10 करोड़ ऑफ एसेट्स को मैनेज कर रहा है, एक तरह से वो अपने फ्यूचर पे इन्वेस्ट कर रहा है ना। क्योंकि जब आज से 2 या 3 साल बाद तो उनका जो एसेट्स होगा उनके फैमिली का, वो भी तो बढ़ जाएगा। उसके अकॉर्डिंग तो होल एसेट विच द आरएम इज हैंडलिंग, दैट विल आल्सो इंक्रीज। सो अकॉर्डिंगली बेसिकली ही इज इन्वेस्टिंग इन हिज फ्यूचर। तो अगेन वहां से भी इंसेंटिव रहता है आरएम के पास यहाँ पे रहने का। और इसके अलावा अगर आप आनंद राठी को देखोगे ना, सिंस एक ही लिस्टेड कंपनी है, तो जो इनके जो भी रिजल्ट्स होते हैं वो आपके पब्लिश्ड है। तो इनका जो पीपीटी भी देखेंगे ना, तो वहां पे ये लोग बहुत क्लियरली अपना दिखाए देते हैं। सो जस्ट लेट मी शो आल्सो। तो दिस इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल यू। तो आप यहाँ पे देखिए, जैसे इन्होंने अपने पिछले, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखिए जो डेटा पॉइंट है ये कितने समय का डेटा पॉइंट है। दिस इज द डेटा पॉइंट ऑफ अप्रैल 2014 से लेके सितंबर 2015 तक का, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या दिख रहा है, ऐसा तो नहीं है ना कि ये मतलब कुछ 2 या 3 साल का डेटा पॉइंट है। सो बेसिकली 10 या 11 साल का है। तो दिस सोच कि ये कितने सस्टेनेबली आपके 10 या 15 साल में उन्होंने ऐसा रिटर्न दिया है ना। सो एक तो उन्होंने निफ्टी को बीट किया है, 2 3 या 4% जो भी है इनका। बाकी जो इसके अलावा आप एक टर्म देखिए बीटा, वो अराउंड 0.5 के आसपास है। तो बीटा क्या होता है, बीटा इज अ मेजर ऑफ वोलाटिलिटी इन द मार्केट, है ना। तो अगर वो 0 से कम होता है, मतलब सॉरी 1 से कम होता है, तो एक रिप्रेजेंटेशन होता है कि इनके जो भी इनका पोर्टफोलियो है वो मार्केट से कम वोलाटाइल रहा है।
और बाकी जो जेनसन अल्फा होता है मैं आपको दिखाता हूँ। जेनसन अल्फा इज बेसिकली एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है इस तरह की कंपनी को ट्रैक करने के लिए। तो जो बाकी कंपनीज है ना वो अपना जेनसन अल्फा देता नहीं है। तो अनलाइक दैट जो आनंद राठी है इसी अपना खुद का जेनसन अल्फा पहले से देख रखता है। सो दिस पर्टिकुलर सेगमेंट इज 6.56। तो बेसिकली जब ये जो जेनसन अल्फा है आपका एक से ज्यादा होता है तो वो दिखाता है कि बेसिकली एक तो इन्होंने मार्केट को बीट किया है विथ रिमूविंग द रिस्क पार्ट। तो एक तो वो पैरामीटर है। तो जो क्लाइंट होता है इसका वो ये सारी चीजें देख पाता है फिजिकली, है ना। तो जब मान लीजिए कोई आरएम इनका छोड़ के जाता भी है तो भी उसको तो आनंद राठी के ब्रांड पे ट्रस्ट होता है, तो अपना वो पैसा पूरा लेके नहीं जाता है। तो यही डेटा पॉइंट इन्होंने अपने पीपीटी में भी शेयर किया था पहले, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी दिखाया है कि ये लोग अराउंड 70 से 80% जो उनका एयूएम था उस क्लाइंट्स का उसको भी बचाने में सक्सेसफुल थे। सो दैट इज अगेन एन वेरी गुड थिंग ना। तो ये है, तो ये सारी चीज है। और तो ठीक है, ये मैंने बात कर लिया। अब इसके अलावा मैं आपसे कुछ और बातें करता हूँ, है ना। सो एक काफी इंटरेस्टिंग चीज अब मैं आपको समझाना चाहता हूँ, आपको इन जनरल मार्केट में हेल्प करेगा। तो क्या होता है कि जो थॉट प्रोसेस होता है हमारा पीपल से कि जो बेसिकली इन्वेस्टिंग है दिस इज अ बिहेवियरल साइंस, है ना। तो यहाँ पे अ, आपके नॉलेज से ज्यादा आपका जो इमोशनल एस्पेक्ट होता है उस पर वर्क करता है। तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था अभी पहले कि सितंबर मंथ में अराउंड कितना 30,000 रुपीज ऑफ अप्रोक्सीमेट इनफ्लो आया था आपका एस आई का। उसमें आपका लाइक सिर्फ मतलब म्यूचुअल फंड में इनफ्लो आया था, तो उसमें से सिर्फ 500 करोड़ आपका एक एच एन आई सेगमेंट से आया था, बाकी तो आपका एस आई पी वाला फ्लो था ना। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि इवन एच एन आई फेस करते हैं उस डायलेमा को कि जब मान लीजिए मार्केट में ड्रॉ डाउन आ रहा है, मार्केट रिटर्न नहीं दे रहा है, तो बेसिकली पीपल फील कि भाई उस टाइम पे हम सिंस इक्विटी तो रिटर्न नहीं दे रहा है हम उसमें इन्वेस्ट नहीं करते हैं। सो उस टाइम पे क्या होता है कि जो इनकी फैमिलीज होती है या फिर जो इनके एच एन आई सेगमेंट होते हैं तो वो बोलते हैं कि भाई हम स्ट्रक्चर प्रोडक्ट्स पे जाना चाहते हैं, है ना। और जब मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा तो बोलेंगे कि हम इक्विटी में जाना चाहते हैं। तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली अपोजिट करते हैं। ठीक है, अब मैं आपको और रिलेट करता हूँ। तो जनरली जो इनका एम रहता है कि हम 65% आपका म्यूचुअल फंड में रखेंगे और बाकी 35% के आसपास अपना इक्विटी आपके स्ट्रक्चर प्रोडक्ट्स में रखने की बात करते हैं लोग, है ना। तो जब अब जैसे मान लीजिए कोई क्लाइंट है उसने कुछ पैसा मैनेज दे रखा है इनको, अब मान लीजिए उसने 20 रुपीज 100 रुपीज एक्स्ट्रा दिया मान लेता हूँ मैं, तो 65 रुपीज आपका जाएगा ये म्यूचुअल फंड वाले में, 35 रुपीज जाएगा आपका स्ट्रक्चर प्रोडक्ट्स में, है ना। तो अब मान लीजिए मार्केट में रिटर्न्स कम दे रहा है, तो जो आपके बेसिकली इक्विटी की जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी, है ना। तो वो 65 से घट के मान लीजिए 63 होगा या फिर 60 होगा। तो लॉजिकली इस रेशियो को मेंटेन रखने के लिए जो फ्रेश मनी आएगा दैट शुड गो इन द इक्विटी सेगमेंट। एंड बट यहाँ पे तो इक्विटी गिर रही है, तो जो क्लाइंट होगा वो तो बोलेगा कि भाई मैं इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं करूंगा, मुझे आप स्ट्रक्चर प्रोडक्ट्स में दीजिए। तो यहाँ पे आपका इमोशन प्ले आउट करता है। तो यहाँ पे कंपनी कहती है कि हम एज अ आनंद राठी हम इमोशन से ड्रिवन ना होके हम रादर मैथमेटिकली ड्रिवन होते हैं, जो इन्होंने बोला मॉन्टे कार्लो सिमुलेशंस और जो भी इनके मेथड्स वगैरह होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ एक और इमेज से, है ना। जस्ट वन सेकंड। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। जैसे आप ये देखिए जो नेट इनफ्लो है, आप H1 हम लोग चलिए H1 के से बात करते हैं, ठीक है। H1 में नेट इनफ्लो 20% पे बढ़ा है, वहीं आप जो म्यूचुअल फंड का इनफ्लो देखोगे ना वो 30% पे बढ़ा है ना। तो ये क्या दिखा रहा है हमें, ये हमें ये दिखा रहा है कि जब मार्केट में ड्रॉडाउन आया, मार्केट जब गिर रही है, तो आनंद राठी एज अ कंपनी जो इनफ्लो है वो इक्विटी में बढ़ाने में सक्सेसफुल रह पाया, है ना। तो बेसिकली वो जो बायसेस होते हैं उसके अगेंस्ट काम किया है ना। सो दैट इज अगेन अ गुड थिंग। वन मोर थिंग आई वांट टू शो। तो आप यहाँ पे एक और चीज देख सकते हैं, H1 में अगर इनका 20% का इनफ्लो बढ़ा है, तो अराउंड अगर 6,800 का इनफ्लो है पूरा, तो उसमें से लगभग 4,000 करोड़ का जो इनफ्लो है वो आपका इक्विटी में हुआ है। तो अगर आप इसका रेशियो निकालेंगे ना तो कितना आता है, 6 बाई आप ऑलमोस्ट 4/6 कीजिए तो मतलब 60 के ऊपर आ जाएगा। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि एक लार्ज चंक ऑफ जो पैसा है वो आपका इक्विटी म्यूचुअल फंड में जा रहा है। तो अगेन ये भी शो करता है हमें कि आनंद राठी कैसे उस चीज को मतलब बेसिकली एग्नोस्टिक चीजें करता है। तो उसी कारण जो इनके रिटर्न्स होते हैं वो मार्केट एग्नोस्टिक होते हैं, जो कि कंसिस्टेंटली आपके 8 से 10 क्वार्टर में दिखता भी है। एंड अगेन जब आप सितंबर लास्ट ईयर जाओगे ना, जब मार्केट पीक कर रही थी, तो वहां पे इनका जो म्यूचुअल फंड में इन्फ्लोस था वहां पे इन्होंने कम करवा दिया था। तो दैट इज अगेन अ वेरी गुड साइन कि वहां पे लगभग 50% का इन्फ्लो हो गया था। तो वो भी एक अच्छी चीज बताता है हमें। सो अब हम लोग नेक्स्ट सेगमेंट में चलते हैं। तो ये हो गया हमारा। अब हम लोग बात कर लेते हैं कुछ बेस इफेक्ट की इनके ना। सो हाँ, तो अभी जैसे देखेंगे ना आप आनंद राठी को, तो इनका जैसे अभी एयूएम कितना है, 91,000 करोड़ के आसपास आसपास है। तो अभी जैसे इस साल ये लोग टारगेट करते हैं 1 लाख करोड़ के आसपास। तो जब ये इस तरह का नंबर देते हैं ना,
तो जब आप इस फाइनेंशियल ईयर का स्टार्टिंग हुआ था तब वहाँ पे इनका जो एयूएम था वो अराउंड 77,000 करोड़ के आसपास था। तो जनरली ये लोग गाइडेंस देते हैं कि 20% पे हम लोग अपना एयूएम ग्रो करेंगे, है ना। तो जो बट एयूएम ग्रोथ जो होता है वो इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ मार्केट में कितनी ग्रोथ आ रही है और कितना फ्रेश इनफ्लो आ रहा है। तो जब ये नंबर्स देते हैं तो वहाँ पे लगभग मार्केट का 8 से 10% का कंजर्वेटिवली गाइडेंस लेके चलते हैं कि मार्केट से उतना मार्क टू मार्केट मार्केट गेन्स आएगा। सो दैट इज द थिंग। अब वहाँ पे ये लोग है ना, आप ये सोचिए कि जैसे जैसे इनका बेस बड़ा होगा, अभी तो जैसे 1 लाख कम करोड़ का इनका एयूएम बेस इसी साल हो जाएगा, है ना। इस साल मतलब इस फाइनेंशियल ईयर में हो जाएगा। जब ये बढ़ जाएगा, मान लीजिए 1.5 लाख करोड़ हो गया, फिर 2 लाख करोड़ होता है, तो क्या बेस इफेक्ट यहाँ पे प्ले आउट करेगा और जो इनका एयूएम ग्रोथ है वो कम तो नहीं हो जाएगा। दैट इज अ क्वेश्चन विच एवरीवन इज आस्किंग टू द मैनेजमेंट। बट द कंपनी इज सेइंग कि जो इनके पुराने आरएम्स होंगे वो उनके वॉलेट शेयर में और ज़्यादा डीपली पेनिट्रेट करेंगे, नए नए क्लाइंट्स को ये लोग ऑनबोर्ड करेंगे, तो वहां से ये लोग आराम से कहते हैं कि 2 लाख से लेकर 2.5 लाख तक के हमको कुछ भी ग्रो में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो उसके अकॉर्डिंगली इनका जो एयूएम है वो अराउंड 20% के आसपास ग्रो करता रहेगा वहां तक। सो दिस इज वॉट दे आर सेइंग। अब इसके अलावा ये हो गया हमारा क्लाइंट रिलेशंस हो गए। हाँ, एक और चीज़, हाँ, यहाँ पे मुझे एक और छोटी सी बात करनी है कि क्लाइंट्स जैसे अभी देखेंगे ना, तो जो इनका जो फ्रेश मनी होता है तो आप देखेंगे वो अराउंड आपका 65% पुराने क्लाइंट से आता है और अराउंड 35% जो होता है नए क्लाइंट से आता है। तो यहाँ पे नए क्लाइंट से इतना कम क्यों आ रहा है, तो ये बेसिकली कहते हैं जब कोई नया क्लाइंट क्लाइंट इनके पास आता है, मतलब एक नया फैमिली इनके पास आता है, तो ये लोग उसको बहुत प्रेशर नहीं करते हैं कि आप आइए लाइक 10, 20, 30 करोड़ रुपीज़ हमारे यहाँ पे आप आके बेसिकली हमारे कंपनी को दीजिए। तो वैसा ये लोग नहीं करते हैं। दे अलाउ देम टू ग्रेजुअली बिल्ड देयर रिलेशन विद द आनंद राठी। सो स्टार्टिंग में ये लोग कहते हैं कि बेयर मिनिमम एटलीस्ट 1 करोड़ इनके पास इनकी कंपनी में आना चाहिए, एंड एज एंड व्हेन जितना ये परफॉर्म करेंगे उसके अकॉर्डिंगली वो आगे बढ़ाते रहते हैं। सो बेसिकली ये भी शो करता है कि कैसे जो यहाँ पे जो रिलेशनशिप होता है आपकी फैमिली के साथ वो कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो ये चीज़ है। अब मैं आपसे बात करता हूँ इसके अलावा। एक मुझे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करना है, जो इनका रिस्क वाला एस्पेक्ट। अभी आप ये सोचिए, जो अभी इनके पास 90,000 करोड़ रुपीज है, इस पैसे का करते क्या है, कहीं तो जाके इन्वेस्ट करते होंगे ना। तो बेसिकली ये जो पैसा होता है ये आपका जाके जो एक एनबीएफसी वगैरह में ये लगाते हैं। एनबीएफसी में लगाते हैं क्यों, एक तो इनका इक्विटी सेगमेंट में गया, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। उसके अलावा जो इनका अभी जो स्ट्रक्चर प्रोडक्ट्स होगा, तो वो उसमें आपके डेरिवेटिव्स वगैरह होंगे, कुछ बॉन्ड्स वगैरह होंगे, तो उसके लिए आपको एक तो अच्छा एनबीएफसी चाहिए जो इस तरह में काम करता होगा, है ना। सो जो इनका जो फिल्टरिंग प्रोसेस होता है उसको कहते हैं एल्ट्समैन जेड फॉर्मूला, कुछ इनका होता है, मैं बता रहा हूँ आपको। जेड स्कोर होता है इनका। तो एक एल्टमैन जेड स्कोर होता है। तो बेसिकली वो क्या होता है, जैसे हमने अपने कोई बैंकिंग कंपनीज देखते हो तो वहाँ पे बेसल नॉर्म्स होते हैं ना, बैंक्स को वो देखने के लिए, क्रेडिट वर्दीनेस चेक करने के लिए। तो वैसे ये लोग अपने स्ट्रक्चर प्रोडक्ट्स के लिए अल्टीमेट जेड स्कोर यूज करते हैं। तो उसके बेसिस पे इन्होंने इतने सारे फिल्टर लगा दिए हैं जिसके कारण सिर्फ 2 ही बैंक क्वालिफाई करता है। एक तो इनका कुछ आनंद राठी का जो एनबीएफसी है, ग्लोबल एनबीएफसी करके है वहां पे, और एक और एक्सटर्नल बैंक है, उसका नाम इन्होंने बताया नहीं है। सो अब यहाँ पे क्या होता है, सिंस इनका एक लार्ज चंक ऑफ मनी उनके उनके वाया मैनेज होता है, अब मान लीजिए वो एनबीएफसी डिफॉल्ट कर गया तो पूरा का पूरा दिक्कत आ जाएगा ना। सो बेसिकली द कंपनी इज ट्राइंग टू डाइवर्सिफाई बट द प्रोसेस इज नॉट दैट इजी। आप क्यों इजी नहीं है, आप सोचिए, मैंने तो कहा कि आप एनबीएफसी में लगा दीजिए। अब इंडिया में तो बहुत बड़ी बड़ी एनबीएफसी है हमारे पास, है ना। जैसे आपका ये बजाज फाइनेंस हो गया या फिर एचपीडी फाइनेंशियल्स हो गए, टाटा कैपिटल हो गए, तो इस तरह की कंपनियां हैं। बट अब आप ये सोचिए, एक वो एनबीएफसी है, वो क्यों इनके स्ट्रक्चर प्रोडक्ट्स को लेगा जब उसको ऑलरेडी कॉर्पोरेट बॉन्ड्स वगैरह या फिर म्यूचुअल फंड जो इंश्योरेंस कंपनीज होती है वहां से इजी 7 या 8% पे इनको आराम से फंडिंग मिल जाती है। सो वाई दे विल गो एंड आस्क फॉर देयर स्ट्रक्चर प्रोडक्ट्स। एंड वन मोर थिंग, जब वो लोग मान लीजिए किसी कंपनी से लेता है, बॉन्ड्स वगैरह लेता है, तो 8 से 10 साल के पीरियड पे मिलता होगा ना आराम से। अब जब ये कंपनी आएगी तो यहाँ पे तो कंटिन्यूसली एक इनफ्लो का प्रोसेस रहेगा। जब भी उस एनबीएफसी को लेना पड़ेगा तो इनफ्लो हो जाएगा ना, लाइक जैसे जैसे क्लाइंट से पैसा आएगा, 500 करोड़ आएगा तो वो उस एनबीएफसी में डालेंगे। तो जो बेसिकली इतना ईजी नहीं होता है उसको ऑनबोर्ड करना, बट कंपनी उसके लिए भी डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रही है। तो जैसे आई थिंक नुवामा का एक एनबीएफसी आर्म है, तो उसको इन्होंने रीअप्रूव किया है कि वो आके इनके स्ट्रक्चर प्रोडक्ट्स को मैनेज कर सके। सो दैट इज द थिंग दे आर ट्राइंग टू डू। और इसके अलावा और भी जो पॉइंट, बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं कि अब मान लीजिए कोई एनबीएफसी को उन्होंने उस क्लाइंट को पैसा दिया, अब एनबीएफसी को सारे पैसे को लेंड कर देगा, है ना। तो उससे इशू क्या है, जनरली जो डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स होते हैं यहाँ पे आपको मार्जिन की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन जब आप लेंड कर दोगे और मार्केट में कुछ इशू आ गया तो आपको वो जो पैसा है वो देना पड़ेगा ना अपने मार्जिन को हिट होने से बचाने के लिए। तो वो वाले इशू आ जाएंगे, तो वहाँ पे कुछ मार्जिन बचेगा नहीं आपका। तो वो वाला एक इशू आता है। इसके अलावा बाकी जो सैम अल्टमैन, जो इनका अल्टमैन स्क्वाड है, उसके उसमें ही बहुत सारे निकल जाते हैं। तो ये सारी चीज हो गई। अब इसके अलावा मुझे फाइनली मैं इनकी गाइडेंस वगैरह वाले पार्ट में आता हूँ। तो
AUM ग्रोथ पे तो इन्होंने 20% का गाइडेंस दिया ही है। और जब आप इस कंपनी को देख रहे हो ना, हाँ एक और चीज मुझे बताना है, जो इनका यील्ड पर AUM होता है, यील्ड पर एसेट साइज होता है ना, वो अराउंड 1 से लेके 1.2% के बीच में रहता है। अब ये होता कि ये कैसे निकालोगे आप, तो आप इसका जो AUM नंबर है उसको आप इनके जो आपका ये रहता है ना क्या, ये बॉटम लाइन जो है उससे आप इसको डिवाइड कर लीजिए, तो आपको यील्ड का परसेंटेज मिल जाएगा। तो दैट इज वन ऑफ द बेस्ट इन द कंपनी। अब जैसे मैं बाकी जब कंपनियां डिस्कस करूंगा तो आई विल ट्राई टू कोरिलेट दिस विद अदर कंपनीज ऑल्सो, ताकि एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो पाए हमें, है ना। और इसके अलावा तो अभी जब आप इस कंपनी को देख रहे हो ना, तो ये लोग जब अपना गाइडेंस देता है वो आपका एक तो AUM ग्रोथ पे 20% बोल के रखता है। अब इसके अलावा ये लोग अपने PBT लेवल्स पे गाइडेंस देते हैं। जैसे अभी इनका नंबर देखोगे ना, आप देखोगे तो आपको जो PBT प्रॉफिट बिफोर टैक्स मार्जिन जो है वो आपके 44% के आसपास है, और जो पैट मार्जिन है वो अराउंड 32 या 33% के आसपास होगा। तो बट जो कंपनी है जो सस्टेनेबल वे में अपना गाइडेंस देता है वो अराउंड बोलता है कि PBT लेवल्स पे हम 40% से कम नहीं होने देंगे, और जो आपका पैट लेवल से वहां पे 30% के ऊपर रखने की बात करते हैं। सो ये सारी चीजें हैं जो आनंद राठी को बिजनेस को समझने में आपको और इजी पड़ेगा। अब जैसे आप बाकी कंपनीज को देखोगे ना, उनके बहुत सारे प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं, तो आनंद राठी इसलिए काफी एक यूनिक कंपनी बन जाता है। तो इसका एक रिजल्ट जो होता है ना, तो आपको दिखता है कि मार्केट में कैसे उसको रिवॉर्ड भी कैसे किया जाता है। जैसे आप देखेंगे बाकी कंपनी जो है आपका, आई थिंक 361 वैम जो है वो आपका 40 के पी पे अवेलेबल होगा, नुवामा आई थिंक 20 से 30 पी के बीच में है, और आनंद राठी कितना होगा 60-70 पी के अवेलेबल है। और आनंद राठी इतना ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करता है, और पिछले 10 या 12 क्वार्टर से काफी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है ना। और ये लोग बहुत सारे नए नए प्रोडक्ट्स में जाने की कोशिश नहीं करते हैं। बेसिकली ये लोग ये कहते हैं कि हमारा एम जो है क्लाइंट के पैसे को प्रोटेक्ट करना है और उनको रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स देने हैं। सो दे कीप देयर प्रायोरिटी विद दैट कीपिंग इन माइंड। और ऐसा नहीं है, अगर इनको जरूरत पड़ी तो दे विल गो इन अदर प्रोडक्ट्स ऑल्सो, जैसे कि ये शायद कुछ इंटरनेशनल या फिर जो गिफ्ट सिटी है हमारी वहाँ पे भी कुछ कुछ देख रहे हैं। बट अगेन अनलेस एंड अनटिल जो इनका जेंसल अल्फा है और जो बीटा सेगमेंट है और जो लोग मार्केट से रिटर्न चाहते हैं, पूरा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न, और अगर वो मिलता रहेगा तो दे विल नॉट डाइवर्सिफाई एंड दे डू एक्चुअली दे डोंट नीड टू डू दैट ना। सो दिस वाज ऑल अबाउट द आनंद राठी। तो ये सारी चीजें आई होप कि आपको थोड़ा इनके स्ट्रक्चर प्रोडक्ट्स कैसा है ना, कैसा इक्विटी सेगमेंट रहता है, आरएम्स वगैरह कैसे हैं, आरएम्स की हायरिंग वगैरह कैसे होती है, तो आपको एक ब्रीफ अच्छा सा अंडरस्टैंडिंग मिल गया होगा, है ना। तो बेसिकली आनंद राठी इज अ गुड, जो इंडिया में आपका टेलविंड्स है उसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे ना, तो पैट पे भी 20 से 25% का बोलते हैं ये लोग, है ना। तो वो काफी अच्छा इंजन बन जाता है, काफी बहुत ही अच्छी कंपनी है, एग्जीक्यूशन तो बहुत ही अच्छा है इनका। सो हम इसको ट्रैक करते रहेंगे। और मैं जो इनकी बाकी कंपनीज भी है उसको भी मैं उनको भी मैं स्टडी कर रहा हूँ, और आई विल ट्राई टू सिंप्लीफाई द थिंग्स, और उसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड आई होप आई हैव एक्सप्लेन ऑल द पॉइंट्स। वी विल कीप ऑन ट्रैकिंग ऑल द कंपनीज। एंजॉय, गुड नाइट।